हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन। और आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट जो आज की डेट में चल रहा है इजराइल में। तो वो क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, उसे आज हम देखेंगे। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में लेकर आऊँगी। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, इंडिया को किसका साइड लेना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में डील करेंगे। आज हम देखेंगे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, इनके बीच में ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई, इसके पीछे रीज़न क्या था, कहाँ से ये लड़ते हुए आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि गाज़ा स्ट्रिप क्या होती है, वेस्ट बैंक क्या है, जेरूसलम जो है एक बहुत ही धार्मिक प्लेस है, तो ये क्या है, इसका क्या माजरा चल रहा है, इसको भी हम देखेंगे। शेख जराह जो अभी प्रेजेंटली जो जगह पे हिंसा हुई है शेख जराह में, उसको हम देखेंगे। अल अक्सा मॉस्क, तो ये मॉस्क के बारे में क्या कहानी है, तो ये सब चीज़ को हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज हम देखते हैं कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1800 से पहले जो ज्यूस थे, जिसे हिंदी में कहते हैं यहूदी लोग, तो इनके ऊपर में बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। रीज़न अननोन कि आखिर ऐसा क्यों था कि पूरी दुनिया जो है वो ज्यूस के पीछे में बहुत ज़्यादा पड़ गई थी और एकदम कहना चाहिए इन्हें अलग थलग कर दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए, ये लोग ऐसा मानते थे कि हम जीसस क्राइस्ट जो है इनके क्या है, वंशज हैं। अब देखिए हुआ क्या, 1800 के बाद में जो यहूदी लोग थे, ये लोग ऐसा सोचने लग गए कि अगर इस तरह से ये चीज़ें चलेंगी तो हम सरवाइव कैसे करेंगे, पूरी दुनिया जो है वो हमारे अगेंस्ट हो चुकी है। इसलिए इन्होंने सोचा कि अब हमें चाहिए कि हम क्या करें, हमारा खुद का एक देश बनाएं, खुद का एक ऐसा देश होना चाहिए जिसमें मेजॉरिटी किसकी रहेगी, ज्यूस की रहेगी, और इसे क्या कहा जाएगा, एक ज्यूश कंट्री कहा जाएगा, ऐसा इन्होंने सोचा। अभी इस सोच को और ज़्यादा पावर जो है वो किसने दी, एक ऑस्ट्रो हंगेरियन जर्नलिस्ट थे थियोडर हेजल। तो उन्होंने एक न्यू पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट किया था स्विट्जरलैंड में 1896 में, जिसका नाम था जियोनिज्म। देखिए क्या नाम था इसका, जियोनिज्म नाम था। तो इस मूवमेंट में क्या था, इन्होंने ये कहा कि जो ज्यूज हैं इनको एक सेपरेट कंट्री दे दी जाए, है ना। देखिए ये पैम्पलेट था जो उस टाइम पे इन्होंने छपाया था, और इसमें ये चीज़ साफ लिखी हुई है दैट ज्यूज शुड गेट देयर ओन सेपरेट कंट्री, इन्हें अपना अलग कंट्री मिलना चाहिए। और इसके बाद में हुआ ये कि बहुत सारे ऐसी संगठन थी, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो उनकी इस बात से सहमति रखते थे, और उनको नाम दिया गया लवर्स ऑफ जियोन। और ये एक मूवमेंट चालू हो गया कि ओके, अब ज्यूश के लिए क्या हुआ जाएगा, एक अलग से कंट्री बनाई जाएगी। अब देखिए, ज्यूज और पैलेस्टीन की लड़ाई सेम उसी तरह से है जैसे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई है। हुआ क्या, अंग्रेज आए, अंग्रेज ही सबसे बड़े कल्प्रिट थे, सबसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा उन्हें कोई नहीं जान सकता क्योंकि हमारे ऊपर में उन्होंने 200 साल राज्य किया, है ना। तो मेन वही लोग थे जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। देखेंगे किस तरह से ये हुई है। तो देखिए, जैसे भारत पाकिस्तान का इन्होंने बंटवारा कर दिया, लेकिन कुछ भी एक सही तरीका इन्होंने नहीं दिया। कुछ गांव थे जो इंडिया में रह गए, जो पाकिस्तान में जाने थे, कुछ पाकिस्तान की ऐसी गांव हैं, ऐसे शहर है, ऐसी ज़मीन है जो कि इंडिया के होने थे लेकिन वो पाकिस्तान में चले गए। रेड क्लिफ आए, उन्होंने जो मन में आया जिस भी तरह से मैप में अपना एक लाइन ड्रॉ कर दिया कि ये रहेगी बाउंड्री, और ये जो बेवकूफ़ अंग्रेज लोग थे इन्होंने उसे मान भी लिया, और इनफैक्ट हमने भी उसे मान लिया। सेम अंग्रेज़ों ने वही चीज़ की आपके इजराइल और पैलेस्टीन के साथ में। इसके पीछे रीज़न भी है। रीज़न क्या है, ये लोग चाहते ही हैं कि ये लड़ाइयाँ चले पूरे देश में। अगर लोग लड़ाई करते रहेंगे तभी तो इनका धंधा चलेगा, इनकी इकोनॉमी उसी से बढ़ेगी, क्योंकि ये क्या सप्लाई करते हैं, आर्म्स, एम्यूनेशंस, है ना। जितनी भी डिफेंस और मिलिट्री की जितनी भी सप्लाईज हैं वो सबसे ज़्यादा अमेरिका और ब्रिटेन से होती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या चाहते हैं कि दुनिया लड़े और हमसे ये सामान ले लेकर जाते जाए, ताकि इनकी इकोनॉमी बढ़ते रहे और हम जो बाकी लोग बेवकूफ़ हैं वो लड़ लड़ के मर जाए। तो ऐसा ही इनका सोच था, और कहीं ना कहीं इस कहानी के भी पीछे में ब्रिटिशर्स का ही सबसे बड़ा हाथ है। तो देखिए अब क्या हुआ इसके आगे में। अब पहले आप इजराइल को देख लो, इजराइल वाला पार्ट है कहाँ, ये देखिए, ये हरे कलर का अगर आप देखोगे तो ये है जॉर्डन, और इसके पास में एक येलो कलर का पार्ट, एक छोटा सा, एकदम छोटा सा है, तो वो क्या है, अपना इजराइल है ना। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो इजराइल को इजराइल कंट्री नहीं मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं, तो ये क्या है, एक इजराइल
कंट्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हुआ ये कि 1881 के आसपास में ज्यूज लोगों का माइग्रेशन चालू हो गया। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि हजारों लाखों की संख्या में जो ज्यूज थे वो पैलेस्तीन की एरिया में जाने लग गए। वो जो छोटा सा हमने एरिया देखा था ना, वो पहले पैलेस्तीन था, वो इजराइल नहीं था, ठीक। तो वहां पर क्या हो गया, ये सब लोग जाने लग गए और परमानेंट वहां पर सेटल होने लग गए। क्यों, और ये उसी जगह को क्यों चूज किया, बिकॉज वहां पे एक होली प्लेस है जेरूसलम। ऐसा माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट ने बर्थ लिया था बेथलेहम में, तो वो कहाँ पे है, जेरूसलम में। तो इसलिए ज्यूज के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाती है। और सिर्फ ज्यूज के लिए नहीं, आप क्रिश्चियंस की बात करो या मुस्लिम्स की, ये तीनों रिलीजन के लिए जेरूसलम बहुत ही होली प्लेस है, ठीक है। तो यही रीज़न था कि ज्यूज लोग क्या करने लगे, इस तरफ अपना माइग्रेशन को बढ़ा लिया और परमानेंट सेटल होना स्टार्ट कर दिया उस जगह। ये देखिए, ये है जेरूसलम और ये है वो मस्जिद, अल-अक्सा मस्जिद जो है ना। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब ये लोग माइग्रेट हो रहे थे पैलेस्तीन के एरिया में, तो वो कहाँ आता था, वो आता था आपका ऑटोमन एम्पायर के अंदर में। वो पूरा एरिया जो आपका अरब का वो जो पूरा पार्ट था वो ऑटोमन एम्पायर था, जो कि आज की डेट में क्या होता है, जो आपका टर्की वाला पार्ट है ना। तो ये पूरा था आपका ऑटोमन एम्पायर। ये सबको पैलेस्तीन ही कहा जाता था। मतलब इजराइल, गाजा स्ट्रीप, वेस्ट बैंक, इस तरह के नाम के कोई देश नहीं थे, कोई ज़मीन नहीं थी, कुछ नहीं, इनका अस्तित्व था ही नहीं। एक ही चीज़ था, वो है पैलेस्तीन, जो कि आता था ऑटोमन एम्पायर के अंदर में। अब देखिए, अब हुआ जब वर्ल्ड वॉर 1, तो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो थे, उनके साथ में अरब मिल गए थे और साथ में फ्रांस। ये तीनों की लड़ाई हुई ऑटोमन एम्पायर के साथ में, ठीक है। तो ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब का किंग के साथ में लड़ाई हुआ, ऑटोमन एम्पायर के साथ में, जिसमें ऑटोमन एम्पायर क्या हो गया, डिफीट हो गया। अब देखिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ क्या चालाकी की वो देखिए। अब बिकॉज इन्हें जीतना था ना, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई। क्या, सबसे पहले ब्रिटिशर्स जो है अंग्रेज, उन्होंने अरब लोगों के साथ में एक समझौता किया जिसका नाम है मैकमोहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस। और इन्होंने कहा अरब को कि ठीक है, जैसे ही ऑटोमन एम्पायर हार जाएगा तो हम क्या करेंगे, आपको एक अलग से पूरा लैंड दे देंगे और आप अपना अरब कंट्री वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सेम चीज़ ब्रिटेन ने ज्यूज लोगों के साथ में एक समझौता किया, बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है जिसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है। तो बेल्फोर डिक्लेरेशन में इन्होंने कहा कि ज्यूश को एक ज्यूश लैंड दिया जाएगा, होमलैंड, ज्यूस होमलैंड दिया जाएगा कि आप यहाँ पे अपनी खुद की कंट्री बना सकते हैं। ब्रिटेन ने फिर फ्रांस के साथ में एक सीक्रेट समझौता किया जिसके बारे में सबको नहीं मालूम था, और ये है साइक्स-पिकोय एग्रीमेंट। इसके तहत भी इन्होंने कहा कि ऑटोमन एम्पायर जैसे ही हार जाएगा तो उसकी लैंड पर हम कब्जा कर लेंगे और हम अपने हिसाब से डिवाइड कर लेंगे कि किसे कौन सा पार्ट देना है। इनके साथ में रशिया भी थी, रशिया लेकिन आधे में वॉर को छोड़ दी थी, तो इसलिए रशिया वाला पार्ट रशिया को नहीं मिला। अब देखिए, ये इन्होंने, हो सकता है जानबूझ के इन्हें पता ना चला हो, लेकिन ये तीनों ने जो समझौते किए वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर लैंड को ही लेकर समझौता हो गया इनका पूरा, वो मालूम नहीं चला है ना। लेकिन ये जो इनके डिक्लेरेशंस चल रहे थे वो एक पर्टिकुलर एरिया को ही लेकर सबसे ज़्यादा डिक्लेरेशन हो गया, और कहीं ना कहीं आज कॉन्फ्लिक्ट का कारण यही है। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन ही है जो सबसे बड़े रीज़न है। तो अब देखिए, ऑटोमन एम्पायर जैसे वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ और ऑटोमन एम्पायर क्या हो गया, डिफीट हो गया। अब देखिए, डिफीट होने के बाद क्या हुआ, जो मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर में था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक आ गया आपका ब्रिटेन के पार्ट में और एक आ गया फ्रेंच के कंट्रोल में। तो फ्रेंच कंट्रोल वाली पार्ट को हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें इससे मतलब है, क्योंकि जो पैलेस्तीन और इजराइल वाला जो एरिया है आज की डेट में, ये आ गया था ब्रिटेन के अंडर में, ठीक है। 1918 से लेकर 1948 तक के लिए, ठीक है, पूरे 30 साल के लिए आ गया। अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ, अब प्रॉब्लम्स यहाँ पर धीरे धीरे चालू होने लगी। सब बढ़िया चल रहा था, एकदम मस्त चल रहा था, फर्स्ट क्लास, सब लोग अच्छे से रहते थे। बल्कि जब ऑटोमन एम्पायर था उस टाइम पे सारे रिलीजन बहुत अच्छे से रहते थे। जैसे ही ब्रिटेन का कब्जा हो गया, अब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स चालू हो गई। क्यों? क्योंकि जर्मनी में आ गए थे हिटलर। अब हिटलर को तो आप लोग सभी जानते होंगे, हिटलर की कहानी की। हिटलर को जीव से कुछ ज़्यादा ही प्यार था, है ना, कि इतना प्यार था कि वो उनका क्या कर देते थे, सीधा जेनोसाइड या फिर मैसेकर। अब ये कह सकते हो कि सीधे के सीधे पूरे यहूदियों को मार डालो, इनका ये कहना था। मुझे आज तक नहीं समझा कि इतनी ज़्यादा दुश्मनी हिटलर को थी क्यों इनसे। तो बहुत ज़्यादा जेनोसाइड होने लग गया जर्मनी में। उस वजह से जो जर्मनी के ज्यूज थे वो भाग के कहाँ कहाँ जाने लग गए, या तो अमेरिका चले गए या फिर
पैलेस्तीन चले गए। उनके पास और भी जगह थी जाने की, लेकिन ये दो ऐसी जगह थी जहाँ उन्हें लगा कि हाँ हम कहीं ना कहीं सेफ हैं, तो इसलिए ये लोग भाग के उस तरफ जाने। बहुत ही बुरा व्यवहार होता था उस टाइम पर, है ना, तो हिटलर ही कहीं ना कहीं रीज़न थे। तो ज्यूज कहाँ जाने लग गए आपके, अमेरिका में जाके रिफ्यूज हो गए या फिर पैलेस्तीन में चले गए। अब देखिए इसके बाद में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में क्या हुआ। अब जैसे ही ये लोग माइग्रेट हुए तो पहले तो शुरू में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अलाउ किया कि ओके ये जो पैलेस्तीन एरिया में है वहाँ आप एंटर कर सकते हो, तो लाखों करोड़ों की संख्या में जो ज्यूज थे वो वहाँ पे एंटर करने लग गए। लेकिन एक टाइम के बाद में उन्हें वहाँ पर रोक लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो फलस्तीन लोग थे तो उन्होंने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ। उन्होंने कहा कि क्यों आप बाहर के लोगों को यहाँ पे एंट्री दे रहे हो। सेम कहानी हमारे यहाँ भी चल रही है देश में, है ना, कि आप क्यों म्यांमार के जो रोहिंग्याज लोग हैं उन्हें यहाँ पे इंडिया में एंट्री दे रहे हो। तो सेम उनका भी ये कहना था कि क्यों आप बाहर के यहूदियों को हमारे देश में एंट्री दे रहे हैं। तो शुरू में तो ब्रिटिशर्स ने उनकी बात नहीं मानी और अनकंट्रोलेबल तरीके से लोग आने लग गए, लेकिन एक समय के बाद में उन्हें रोक लगाना पड़ा। अब बिकॉज उन्होंने रोक काफ़ी समय के बाद लगाई कि वहाँ पर पूरे यहूदी लोग आ चुके थे, ज्यूज लोग, तो वहाँ पर मूवमेंट चालू हो गया, इजरायली नेशनलिस्ट मूवमेंट। इन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि जब आपको हमारी हेल्प चाहिए थी हमने आपकी हेल्प की, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें हमारी ज़मीन चाहिए, हमें हमारे लिए कंट्री चाहिए, तो अब वो कब दिलाओगे। चलिए ये तो चल ही रहा था। साथ में जो ब्रिटिशर्स ने पैलेस्तीन के साथ में किया कि अरब मतलब कौन हो गए, पैलेस्तीन हो गए, ये याद रखिएगा, ठीक है, फलस्तीन मतलब अरब लोग, तो उनके साथ भी समझौता कर दिया था। तो फिर इनके भी नेशनलिस्ट मूवमेंट 1940 से चालू हो गए थे कि यार कब दोगे हमारी ज़मीन, कब हमको दोगे, है ना, आपने बड़े बड़े वायदे तो कर दिए, अब जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, तो कब निभाओगे। तो यही कहानी जो है ये दोनों के बीच में चल रही थी। अब देखो क्या हुआ, ट्विस्ट कैसे आया। अब अंग्रेज़ों को लगा डर, उन्होंने कहा कि अरे यार अब हम कैसे करें, है ना, हमने तो बड़ी बड़ी बातें कर ली वॉर जीतने के लिए, लेकिन अब हमारे पास न ज़मीन है और ये अलग अपना लड़ाई कर रहे हैं, तो ये अपना खिसक लिए। इनका ये सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा ना कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो तो क्या करो, अपना चुपचाप निकल लो। जैसे भारत पाकिस्तान का ये मसला सॉल्व नहीं कर पाए तो कुछ भी एक बाउंड्री बना के अपना चुपचाप निकल लिए। तो सेम उन्होंने यहाँ पे भी किया। उन्होंने कहा कि ओके हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे होमलैंड ब्रिटिश वापस जा रहे हैं, लंदन वापस जा रहे हैं, अब आप लोग देखो आपको क्या करना है। मतलब ज्यूज और पैलेस्तीन अपने में लड़ते रहो, मरो, हमको कोई मतलब नहीं है, हम चलिए। देखिए देखते ही समझ आ रहा होगा कि कुछ ज़्यादा ही स्टाइल में बैठे। सब इन्हीं की वजह से होता है हर चीज़, पूरी दुनिया में जो लड़ाई होती है ना, मैं तो बोलती हूँ सिर्फ इन्हीं की वजह से, सबसे ज़्यादा उंगली करते हैं हर चीज़ में। तो देखिए ये चीज़ हो गया। अब ये स्टोरी कहाँ जाएगी, है ना, अब कौन बंटवारा करेगा इनका। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि एक काम करो ना, आप यूएनओ चले जाओ, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चले जाओ, जिसने आज तक तो कोई मसला सॉल्व किया नहीं है, हो सकता है आपका मसला सॉल्व कर दे, मुझे तो नहीं लगता कि होगा सॉल्व। तो अब यूएन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप क्या करो कि कंट्रीज़ को अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दो, कि किस तरह से आप डिवाइड करोगे, किसको कितना पार्ट दोगे, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। तो यूएन ने अपना दिमाग लगाया, जो भी दिमाग उनसे लग पाया, और उन्होंने यूएन पार्टीशन प्लान लेकर आए 1947 में। तो देखिए यूएन पार्टीशन प्लान जो है 1947 में, इसमें इन्होंने ये कहा कि एक काम करते हैं, 55% के आसपास जो यहूदी लोग हैं, ज्यूइश लोग हैं, उन्हें दे देते हैं, और 45% का जो पार्ट है वो अरब कंट्री वालों को दे देते हैं। अब आप लोग क्या करो, ये 45% लेकर खुश हो जाओ, उसमें अपना गुजर बसर करो, अपनी ज़मीन बसाओ, अपने लोगों को वहाँ पे बसाओ, और 55% कहा कि ओके ज्यूइश आप लोग क्या कीजिए, अपनी कंट्री बना ली। और इनके बीच में एक जेरूसलम जो एरिया आता है, क्योंकि ये मुस्लिम्स, जो अरब्स मुस्लिम्स हैं, जो ज्यूज़ हैं, दोनों के लिए धार्मिक प्लेस है, तो ये रहेगा इंटरनेशनल कंट्रोल के पास में। देखिए कहाँ है जेरूसलम, ये देखो, ये येलो कलर का जो दिख रहा है ना, ये जेरूसलम है ना। तो ये पूरा आपका क्या है, इजराइल है। इजराइल का ये पार्ट आपका गाजा पट्टी में बाद में बदल जाएगा, ये आपका वेस्ट बैंक में बदल जाएगा। कैसे बदलता है उसको देखेंगे, अभी यहाँ पे बस ये ध्यान दो कि ये जो येलो पार्ट है ये है जेरूसलम, तो ये चला गया आपका इंटरनेशनल कंट्रोल में चला गया, और उसके अलावा बाकी ज़मीन को ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, है ना। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो वैसे ही इसे डिवाइड किया गया। अब देखिए ज्यूस लोगों ने तो ये बात को मान ली, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अस्तित्व की लड़ाई थी, तो उन्हें तो ये चीज़ माननी ही थी। अगर वो इसमें भी नकारते तो बोलते भैया तुमको तो ऐसी कोई जगह मिल नहीं रही है, इज्जत से हम दे रहे हैं, उसे ले लो। तो ज्यूस लोगों ने वो चीज़ मान ली, और
एक कंट्री बॉर्न हुई, दैट इज ऑन 1948 ऑन 14th ऑफ मई। देखिए 14 मई 1948 को इजराइल नाम की एक कंट्री बॉर्न हुई जिसका नाम इजराइल रखा गया, और ये ज्यूइश लोगों की एक कंट्री थी, पूरे यहूदी यहाँ पे भरे हुए थे। ठीक है, ये देखिए, ये पेपर से भी आपको समझ आ जाएगा, स्टेट ऑफ इजराइल इज बॉर्न, ये उस टाइम का पेपर था, द पैलेस्टीन पोस्ट, जिसमें ये हेडिंग थी। अब देखो, बिकॉज ये लोग तो मान गए, हो गया काम, लेकिन अरब लोग नहीं माने। उन्होंने कितने कहा साला ये तो हमारा ज़मीन था पहले, है ना, ये लोग यहाँ आके कब्जा कर लिए और इतना ज़्यादा पार्ट भी लेकर चले गए, तो हमें डिससेटिस्फैक्शन है, हमें नहीं चलेगा। और ये जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि ब्रिटिश वापस से यहाँ पे क्या करना चाहती है, अपनी कॉलोनी बनाना चाहती है। इस तरह की कहानी अरब लोग करने लग गए, और यही इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, है ना। इन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, वॉर करेंगे। किसके ऊपर करेंगे भैया, इजराइल के ऊपर में, बेचारा छोटा सा देश अभी अभी बना है, लेकिन उसके ऊपर हम क्या करेंगे, वॉर डिक्लेयर कर देंगे। तो इन्होंने वॉर को डिक्लेयर कर दिया, और हुआ फर्स्ट अरब इजराइल वॉर ऑन 1948। तो ये हुआ, और इसमें क्या हुआ, इजराइल जो है वो जीत गया। देखो कितना हुआ, क्या था, बहुत सारी जगहों से कम 5 से 6 कंट्री अरब की जो थी एक साथ हमला कर रही थी बेचारे इजराइल के ऊपर में, है ना। लेकिन इजराइल ने सबको क्या कर दिया, भगा दिया, चलो निकलो यहां से, सबको। रीजन था क्योंकि देखिए ये लड़ रहे थे अपनी जमीन के लिए, जो अरब लोग थे ये लोग अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे, और वहीं जो इजराइल ज्यूइश लोग हैं ये लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। तो इस अस्तित्व की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे होती है जमीन की लड़ाई से, है ना, और इसलिए उनका जीतना तो तय था ही। तो ये लोग जीत गए, और 1949 में ये वॉर आपका खत्म हो गया। अब खत्म तो हो गया, अब अरब लोग बोले अब हम क्या करें, अब इनकी जो बची कुची ज़मीन थी जो इन्हें थोड़ी बहुत दी गई थी, इजराइल वाले अब इस पर भी अपना कब्जा कर लिए। करेंगे, अगर इजराइल हार जाता तो अरब क्या छोड़ देते क्या उनको, नहीं, पूरा अस्तित्व ही मिटा देते। तो इन्हें भी ये करना ज़रूरी था। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे पार्ट जो था पैलेस्टीन के, बहुत सारे पार्ट पर अपना कब्जा कर लिया। किसने, इजराइल ने। लेकिन जो 2 पार्ट थे, देखिए वेस्ट जेरूसलम है ना, जेरूसलम का जो वेस्ट पार्ट है वो भी इजराइल के कंट्रोल में आ गया था, लेकिन एक गाजा स्ट्रिप थी, ये आपका इजिप्ट के कंट्रोल में था, और वेस्ट बैंक एक बना जो कि जॉर्डन के कंट्रोल में था। देखिए इस मैप में जब आप देखेंगे तो ये जो हरे कलर का पार्ट दिख रहा है ये, है ना, तो ये है गाजा स्ट्रिप। तो ये गाजा स्ट्रिप जो है ये इजिप्ट के कंट्रोल में था, और ये जो हरा वाला पूरा पार्ट दिख रहा है ये वेस्ट बैंक कहलाता है, ये वाला इधर का ग्रीन पार्ट। तो ये आपका जॉर्डन के अंडर में था, और बीच में पूरा आपका इजराइल, ये ठीक है, ये चीज हो गई। अब अभी भी अरब लोगों को शांति नहीं मिली, उन्होंने कहा यार ये तो अब बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन बेचारे लोग का ना जगह बहुत जा चुका था, बहुत खराब हो चुका था। देखो इस मैप से एक चीज समझो, 1947 उस टाइम पर क्या हुआ, जॉर्डन अपना अलग था, इजिप्ट सीनाई अलग पार्ट था, ये आपका पूरा क्या था, इजराइल जेरूसलम पैलेस्टीन एरिया था। ठीक, जैसे ही 1948-49 जब पार्टीशन, यूएन पार्टीशन किया गया, तब यूएन पार्टीशन में क्या बोले कि ये जो जेरूसलम वाला पार्ट है, ये काला वाला पार्ट, तो ये पार्ट चला जाएगा इंटरनेशनल, और बाकी को क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे पैलेस्टीन और उसमें। लेकिन फिर हुई लड़ाई, वॉर हो गया। वॉर की वजह से ये जो वेस्ट बैंक वाला पार्ट है ये पूरा जॉर्डन ने अनेक्स कर लिया 1949 में, और वहीं ये जो इधर वाला गाजा स्ट्रिप है ये इजिप्शियन कंट्रोल में आ गया था, और बाकी का इजराइल था। आगे देखो, जब सेकेंड अरब वॉर होगा उसके बाद क्या होगा, फिर इजरायली लोग का और दिमाग खराब, फिर इजराइल जीतेगा उसमें, और जीतने के बाद ये जो बचा कुचा भी दिए थे ना इसको भी अपने कब्जे में ले लेगा। जीतने के बाद जब अभी आगे देखेंगे अपन, ठीक है, 1967 की लड़ाई में क्या हुआ कि ये जो वेस्ट बैंक है इसको भी इजरायली ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके अलावा ये जो गाजा स्ट्रिप था ये भी इजरायली कंट्रोल में आ गया। इसके अलावा एक इजिप्ट का पेनिनसुला वाला पार्ट था, है ना, पेनिनसुला समझ में आता है, जो तीनों साइड से आपका पानी से घिरा हो, है ना, तो ये पेनिनसुला वाला पार्ट था। एक सिनाई, तो ये सिनाई पार्ट जो है इजिप्ट का, इसको भी क्या कर लिया, अपने अंडर में ले आए, है ना, इस पर भी अपना कंट्रोल कर लिया। किसने, इजराइल ने। 2005 से अभी तक का अगर हम देखें तो ये पार्ट वापस से इजिप्ट को दे दिया गया। एक इजिप्ट पीस हुआ था
पीस ट्रीटी, तो उसके बाद में ये वाले पार्ट को वापस से इजिप्ट को दे दिया गया। ये गाज़ा में अभी हमस जो है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उनके हिसाब से इजराइलीज उसे एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। तो हमस का कब्जा ये पूरे गाज़ा स्ट्रिप में है, और ये जो वेस्ट बैंक है इसमें अभी पैलेस्तीन और इजराइली दोनों थोड़ा थोड़ा सा डिवाइडेड है। इसका क्या कहानी है वही धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं उसकी तरफ। ठीक, ये चीज़ समझ में कि किस तरह से ये बनता है। अब देखो ये कैसे हुआ, 1967 में ये कहानी कैसे हुई, यहाँ तक की तो हमको समझ आ गई कि जॉर्डन इजिप्ट अपना अपना लेकर बैठे थे। अब पैलेस्तीन लोगों के पास में अब जगह ही नहीं बची कहीं जाने की, पूरी तरह से वो निपट चुके थे, ऑलमोस्ट ही निपट चुके थे, उनके पास कुछ ज़मीन नहीं थी रहने की। तो धीरे धीरे ये लोग क्या होने लगे, माइग्रेट होने लग गए दूसरी जगह पे। अब उल्टा हो गया पूरा, ज्यूज़ माइग्रेट होकर पैलेस्तीन में आए थे और इन्होंने पैलेस्टीनियंस को यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया, और ये लोग क्या बन गए, रेफ्यूजीज बन गए, इनके पास कोई भी लैंड नहीं बची। और ये जो इनका प्रोसेस होता है रेफ्यूजी बन के एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, इसे नकबा कहा जाता है। और ये बोलो कि अप्रॉक्स 70,000 पैलेस्टीनियंस थे जो उस टाइम पे अपना खुद का होम छोड़कर चले गए, जिस पर बाद में यूएन ने कहा भी कि इन्हें कॉम्पनसेशन दिया जाए, जो आज तक कभी नहीं दिया गया। और इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है पैलेस्टीनियन एक्सोडस ऑफ 1948। अब देखिए अब क्या हुआ, इसमें तो ये लोग मानने वाले थे नहीं, तो वहाँ पे जो पैलेस्तीन लोग रह गए थे उन्होंने खुद का एक फाउंडेशन बनाया जिसे कहा जाता है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर अगर मैं कहूँ शॉर्ट में तो PLO फॉर्म किया गया 1964 में। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी PLO, इसे US और इजराइल ये दोनों ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। उनके हिसाब से ये क्या था, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये लिबरेशन, इनका क्या काम था, इन्होंने ये कहा कि भैया अब एक आर्म्ड स्ट्रगल होना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ नॉर्मली नॉन वायलेंस से बात करके अपनी ज़मीन मांगेंगे तो हमें हमारी ज़मीन नहीं मिलेगी। हमें क्या करना होगा, हमें कहीं ना कहीं अब हथियार उठाने होंगे और खुद की ज़मीन के लिए लड़ना होगा। पूरी लड़ाई किसकी, ज़मीन की। तो ये देखिए PLO का ये कुछ साइन था, गिद्ध विद्ध बना हुआ इसमें। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कहानी बढ़ी इसकी। 1967 में हुआ सेकेंड अरब इजराइल वॉर। तो दूसरा इजरायली वॉर कब हुआ आपका, 1967 में, जो कि 6 दिन चला है ना। और ये 6 दिन चलने के बाद भी इसको कौन जीत गए, फिर से इजराइल जीत गए। अब तो रीज़न ही था क्योंकि इजराइल की मिलिट्री अगर मैं आज भी बात करूं तो आई थिंक सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है वहाँ की। ये लोग मिलिट्री पे इसलिए इतना ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि इनके आजू बाजू सिर्फ दुश्मन है पूरे भरे हुए, है ना। हमारे टाइप की हालत है, हमारे भी आजू बाजू में 2 दुश्मन बैठे हुए हैं हमारे सर के ऊपर में, तो सेम यहाँ पर भी इनके आजू बाजू में इनके दुश्मन है। तो कहीं ना कहीं उनसे लड़ने के लिए इन्हें ऑल टाइम रेडी होना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ इनकी एजेंसीज़ की, तो मसूद जो है वो बहुत ही बोलना चाहिए एकदम पावरफुल एजेंसी है वहाँ की। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे पावरफुल अगर मिलिट्री और एजेंसीज है तो वो कहाँ की, इजराइल की। भले ही वो छोटा सा देश है लेकिन अब वो खुद में बहुत ज़्यादा कैपेबल हो गया हर चीज़ में। तो देखिए ये 6 डेज का वॉर फिर इजराइल जीत गया, और जीतने के बाद इसने फिर और आगे बढ़कर और ज़्यादा ज़मीन को हड़प लिया। अब उसने क्या हड़पा, गाज़ा स्ट्रिप को अपने पास कर लिया, वेस्ट बैंक का भी पार्ट अपने तरफ कर लिया, और साथ में इजिप्ट पेनिनसुला, जो मैंने बताया इजिप्ट का पेनिनसुला वाला पार्ट था वो भी कर लिया। क्योंकि भैया इजिप्ट तुम काहे बीच में आए, है ना, तुम आगे हमसे लड़ोगे तो हम थोड़ी छोड़ देंगे। तो उन्होंने उनके भी पार्ट को क्या किया, ले लिया। तो ये देखिए ये सिनई वाला पार्ट इजराइल के अंडर में आ गया। उसके अलावा ये गाज़ा स्ट्रिप और ये पूरा आपका वेस्ट बैंक, ये गोल्डन हाइट्स, ये सब तो था ही उनके पास में, है ना। धीरे धीरे पूरा इसमें आ चुके थे ये सब। अब देखिए अब क्या हुआ, धीरे धीरे अब चीज़ें ठीक होने लग गई, है ना। तो 1973 में जब 3rd अरब इजराइल वॉर हुआ तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हुए नहीं, सेम वही कहानी अपनी चल रही थी। लेकिन एक टाइम के बाद में अब चीज़ों को ठीक करना था, तो 1974 में PLO को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीन माना गया। किसके द्वारा, अरब लीग और यूनाइटेड नेशन जनरल एसोसिएशन, है ना, जनरल असेंबली, सॉरी, UNGA जो है जनरल असेंबली, UN के 6 ऑर्गन्स में से एक है। इसने और अरब लीग ने ये माना कि PLO कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने फ़लस्तीन लोगों को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है और उनका हक चाहती है ना। ये चीज़ कहा गया किसके द्वारा, अरब लीग और
जीए के द्वारा। अब इसके बाद एक अच्छी चीज हुई, दैट इज पीस टॉक्स। अब कुछ चीजें अच्छी भी होनी थी भैया, कब तक लड़ते रहोगे। तो 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक पीस टॉक हुई, है ना। उन्होंने कहा कि चलिए अब हम थोड़ा लड़ाई कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और इसके बाद में इजिप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इजिप्ट वॉज द फर्स्ट अरब कंट्री टू रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ कंट्री, है ना। अरब कंट्री थी पहली इजिप्ट जिसने इजराइल को एक देश के रूप में फाइनली मान लिया था। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो पेनिनसुला वाला पार्ट था जिसे इजराइल ने सीज करके रख लिया था इजिप्ट का, उसने क्या किया, उसे वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है इजिप्ट, आप इसको क्या करो, वापस ले लो। ये पीस ट्रीटी कब हुई, मार्च 26, 1979 में। चलिए अब आगे की कहानी सुनते हैं। इसी के ही आधार पर एक बहुत अच्छी चीज हुई, दैट इज नोबेल प्राइज, है ना। तो नोबेल प्राइज दिया गया किसको, इजिप्शियन और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1970 उन्हें यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया कि ओके आप लोग एक पीस की तरफ जा रहे हो तो फाइनली आपको दिया जाए कोई प्राइज, है ना, आपकी सहानुभूति के लिए। अब देखो, अब हम देखेंगे कि कैसे यहाँ से चीज़ें जो है वो खराब और ज़्यादा होने लगी और वो आज तक खराब चल रही हैं। तो इन्हें नोबेल प्राइज़ तो दे दिया गया, लेकिन 1981 में इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर थे सादत, उनका क्या हो गया, एसेसिनेशन हो गया, उन्हें मार डाला गया। एक राइट विंग के पर्सन थे जो कि इजिप्ट के ही थे, तो उन्होंने क्या किया था, इनको मार दिया। रीज़न क्या था, इन्होंने ये कहा कि हम इस जो पीस ट्रीटी है इसको नहीं मानते हैं इस वजह से, और कहीं ना कहीं रिलेशंस क्या होने लगे, खराब होने लगे, और पीस ट्रीटी आपकी क्या हो गई, फ्लॉप हो गई इजिप्ट के साथ में। अब आगे बढ़ोगे तो अब हम ये देखेंगे कि जो वेस्ट बैंक वाला पार्ट था, एक गाजा स्ट्रिप थी, एक वेस्ट बैंक था। तो वेस्ट बैंक में धीरे धीरे ये जो यहूदी लोग हैं, ज्यूज, ये लोग अपना परमानेंट सेटलमेंट वहाँ पे चालू कर दिए थे। हॉस्पिटल बनाना, स्कूल्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, और परमानेंट वहाँ पे सेटल होना स्टार्ट हो गया था उनका, जिसे इलीगल माना गया बाय पैलेस्टियंस एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटीज़। बहुत सी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हो गई, पैलेस्टियंस हो गए, ये लोग ये कहते थे कि ये इलीगल है, आप नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ज़मीन का वो किसका है, हमारा है। लेकिन वेस्ट बैंक में ये लोग क्या कर रहे थे, अपना रेसिडेंट बनाना चालू कर दिए थे। ये देखिए, आपको ये समझ आ जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग घर सब बनना यहाँ पे चालू हो गए थे। लेकिन इसके बाद में बहुत कुछ अलग हुआ। क्या, एक बहुत ही सुपर प्राइम मिनिस्टर मिले इजराइल को। तो 1992 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने यित्ज़हाक रबीन, और इन्होंने पीएलए को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, ये भी उसी चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं जो हम लड़ते थे, ये भी ज़मीन की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें भी अपनी कंट्री चाहिए, सेम हमें भी एक कंट्री चाहिए। तो उसी की ये क्या कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं उसी के लिए। और ऑफिशियली क्या किया, इसे रिकॉग्नाइज कर दिया, किसको, पीएलओ को। काफ़ी अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इनका भी बहुत ही दुखद घटना हुई इनके साथ में भी। इसके बाद में हुआ 1993 का ऑस्लो एकॉर्ड्स किए गए, मतलब अब दोस्ती की तरफ बढ़ने लग गए इजराइल और पैलेस्टीन के लोग फॉर पीस सेटलमेंट, है ना, कि अब पीस चाहिए, अब ज़्यादा मारधाड़ करने की हमको ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने ये कहा कि ठीक है, आपको पैलेस्टीन कंट्री चाहिए तो आप बिल्कुल अपनी कंट्री बना सकते हो। और 1994 में पहली बार पैलेस्टीन गवर्नमेंट फॉर्म की गई, एक सरकार बनाई गई पैलेस्टीन की, है ना, 1994 में, जिसको नाम दिया गया पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी। अब देखिए, इसके साथ में क्या हुआ, जो वेस्ट बैंक वाला पार्ट था उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया, एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी, ये 3 एरिया में। तो एरिया ए जो था, इसमें ये कहा गया कि जो पैलेस्टीन गवर्नमेंट है, जो न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट है, तो आप ये एरिया ए को पूरी तरह से अपना बना लो और वहाँ पे आपको जो भी रूल करना है आप कर सकते हो। एरिया वाला जो बी वाला पार्ट है, इसमें दोनों गवर्नमेंट रूल करेगी, इजराइल की भी और पैलेस्टीन की भी। और जो एरिया 3 है, इसमें पूरी इजरायली गवर्नमेंट जो है ये क्या करेगी, वहाँ पे रूल करेगी। तो ऐसा उन्होंने ये जो वेस्ट बैंक का पार्ट है इसी को ही ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये देखिए, ये आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ये देखो, ये वेस्ट बैंक वाला जो पार्ट है, तो इसमें ना अलग अलग छोटा छोटा बहुत कंट्री है,
बहुत सारा, मतलब 100 ठुक तो वहाँ पे अपने में ही ये लोग बिखरे पड़े हुए हैं, है ना। आप यहाँ से निकलो, आप देखोगे अरे मैं तो अभी इजराइल में हूँ, थोड़ा आगे जाओगे अरे मैं तो पैलेस्तीन पहुँच गया, फिर मैं इजराइल पहुँच गया, है ना। तो ऐसे ट्रेन से जाओगे ना तो ये डिफरेंट कंट्रीज आती रहती है छोटे से ही पार्ट के अंदर में। तो इस तरह से तो यहाँ पे कहानी चल रही है। तो ये देखो, ये जो लाल वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसमें कहा कि पूरे पैलेस्तीन लोग जो हैं वो क्या करेंगे, इस पर रूल करेंगे, पैलेस्तीन गवर्नमेंट यहाँ रूल करेगी। जो ग्रे वाला पार्ट है ये वाला, तो ग्रे पार्ट में कहा कि इस पर कौन रूल करेंगे, दोनों की गवर्नमेंट यहाँ पे रूल करेगी। और जो एरिया 3 है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है बाकी का, इसमें कौन रहेंगे, इजराइल गवर्नमेंट जो है उनका सरकार चलेगा। तो ऐसा इन्होंने एक वेस्ट बैंक के ही पार्ट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कहीं ना कहीं एक पीस की तरफ जाना था तो उन्हें कुछ देनी थी चीज़ें, तो ये दे दिए। लेकिन अब कई लोगों को ये चीज़ मंजूर नहीं हुई। इसके अलावा जो गाजा स्ट्रिप का भी जो पार्ट है, वेस्ट बैंक का तो दिया ही, साथ में गाजा स्ट्रिप का भी जो पार्ट है उसे भी क्या कर दिया, पैलेस्तीन गवर्नमेंट को दे दिया गया। और फाइनली ये लोग क्या बन गए, दोस्त बन गए। देखिए ये मैप से समझो, पहले ये पूरा पैलेस्तीन था शुरू में, है ना। धीरे धीरे लड़ते रहे, ज्यूज लोग को अंदर लेकर आते रहे और धीरे धीरे क्या हो गया, पूरा बन गया आपका इजराइल बन गया, है ना। अब इजराइल देखो लड़ाई करके अपनी जमीन को जीतते जीतते और कम हो गए, ये वेस्ट बैंक का पार्ट हो गया, ये गाजा का पार्ट रह गया, ठीक। अब आज की डेट में देखो तो यू विल फाइंड ये गाजा एक अलग से दिख रहा है और ये छोटा छोटा देखो पार्ट बहुत सारा दिख रहा होगा, है ना। वेस्ट बैंक के अंदर में ही बहुत सारा पार्ट है छोटा छोटा सा। ये पूरा किस में आ गया, पैलेस्तीन लोग के पास में। बाकी पूरा इजराइल है कि पूरा तरह से कंट्रोल जो है वो किसका रहेगा, इजराइल का रहेगा। तो देख रहे हो किस तरह से इन्होंने अपनी ज़मीन बनाई, क्योंकि इन्होंने अपने अस्तित्व को लड़ा, इसलिए ये इस चीज़ को बना सके। और अभी भी ना हालत बहुत ख़राब है। जो पैलेस्तीन लोग हैं तो उनके ऊपर में इतने सारे कहना चाहिए रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। आप आर्मी नहीं रख सकते, तो आर्मी नेवी एयरफोर्स तो रख ही नहीं सकते। इनके पास लड़ने को कुछ होता ही नहीं है। इजरायली गवर्नमेंट जब चाहे तब इनको मार सकती है, वही कहानी अभी चल रहा है। इनके पास क्या होता है, पत्थर होता है या फिर लाठियाँ होती है, उसी से ही मार सकते हैं, कोई गन बारूद तो होता नहीं है। तो इस तरह से इनकी कहानी चल रही है। बहुत ही खतरनाक हालत में ये लोग अभी भी हैं। अब देखो, लेकिन ये चीज़ों, ये जो पीस की तरफ ये लोग जा रहे थे ना, इसको भी कई लोगों ने नहीं माना। इन्होंने कहा कि नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, ये चीज़ गलत है ना। तो जब इन्हें पीस प्राइज दिया गया फिर से, है ना, किसको, पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट को और साथ में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, है ना, यासिर अराफत। ये देखिए ये यासिर अराफत है, इनको भी मार डाला गया था वहाँ पे, है ना। तो ये यासिर अराफत को और साथ में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यित्ज़क रबीन, तो ये दोनों को नोबेल का पीस प्राइज दिया गया। अब देखिए 1994 में, लेकिन 1995 द सैड ईयर। अब यहाँ क्या हुआ कि बोले ना, अब हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ कि ज्यू के ही जो राइट विंग के पीपल थे, तो उसमें गनमैन था और उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक शूट करके क्या कर दिया, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका एसेसिनेशन कर दिया, उन्हें मार डाला, है ना। उन्होंने कहा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर क्यों रहे हो, ये पूरी ज़मीन हमारी है, पैलेस्तीन लोग के लिए कोई भी ज़मीन नहीं होनी चाहिए, कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, है ना। इस वजह से उन्होंने क्या किया, मार डाला किसको, रबीन को, जो कि उस टाइम पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे। अब सिर्फ इजराइल की बात नहीं है, अगर हम बात करें पैलेस्तीन साइड की, तो यहाँ पे भी वही दिक्कतें चल रही थी। यहाँ पे भी दो पार्टीज़ में डिवाइड हो गए थे। जो PLO वाले थे वो लोग चाहते थे कि नॉन वायलेंस पीस के साथ में हम इजराइल के साथ में रहें, लेकिन उसी टाइम पे बॉर्न हुआ हमस का, एक हमस पार्टी वहाँ पे फॉर्म की गई, जो कि अभी के लिए वहाँ पे क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये PLO के अगेंस्ट हो गई। यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ कि ये दोनों पैलेस्तीन है, लेकिन अब आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं ये, है ना। उन्होंने भी ये कहा कि आप इजराइल के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये ज़मीन पहले हमारी थी, वो लोग यहाँ आके रहे, तो अब यही लोग हैं जो सबसे पहले यहाँ से जाएंगे। और इतनी ज़्यादा जो इनकी नफरत थी एक दूसरे से, धीरे धीरे बढ़ के आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बहुत सारे वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगे। ये लोग क्या करते थे, सुसाइड बॉम्बर्स बन के चले जाते थे, है ना। बम वम फूटता था, खुद तो मरते थे, अपने आजू बाजू के 10 लोगों को और मार देते थे। तो इसी तरह से ये चलता था। मतलब आप ये मान के चलो कि पूरे की पूरी तरह से एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह ये लोग क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। अब 2002 के बाद में 2006 के आसपास में इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस में बहुत बुरा हुआ। और क्या बुरा हुआ कि जो हमस की पार्टी थी ये जीत गई, भले ही बहुत कम वोटों से जीती, लेकिन फिर भी हमस क्या हो गए, जीत गए। और ये जो PLO की पार्टी थी जिनका नाम था फतह, ये क्या हो गए, लूज हो गए, खत्म हो गए। अब
2007 में, इसीलिए इन्हीं के बीच में क्या हो गया, सिविल वॉर हो गया बिटवीन टू पार्टीज इन पैलेस्टीन। अब देखिए पैलेस्टीन के लोगों के बीच में क्या हो रहा है, अब वॉर चल रहा है इसी चीज़ को लेकर कि हमें इजराइल के साथ में कोई भी पीस टॉक्स नहीं चाहिए, है ना। और इसी बैटल को क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ गाजा। ये देखो अपने ही लोग लड़ रहे हैं, तो कहाँ से तुम देश का कल्याण करोगे, खुद ही में पूरे निपट जाओगे, है ना। तो यही चीज़ चल रही। तो अभी भी जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो हमस है, हमस और इजरायली गवर्नमेंट, इनके बीच में चल रही। जो ये PLO वाले लोग हैं, ये लोग काफ़ी नॉन वायलेंट है और इन्हें इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। ये चाहते हैं कि हर चीज़ नॉर्मली चलते रहे, लेकिन ये हमस वाले ना बीच बीच में अपना उंगली करते रहते हैं। और उसके बाद में जो ये खुद पैलेस्टीन थे, ये खुद 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। तो ये जो गाजा स्ट्रिप वाला पार्ट है, ये पूरी हमस के कंट्रोल में आ गई है, और ये जो वेस्ट बैंक है ये PLO के कंट्रोल में है। अब क्या होता है, देखो जब भी इजराइल में लड़ाई होता है ना, तो वो गाजा स्ट्रिप से रॉकेट फेंकते हैं। कासम करके एक रॉकेट है, ये छोटा सा गरीब टाइप का रॉकेट है ना। तो इसको क्या करते हैं, हमस के जो लोग हैं टेररिस्ट, वो लोग क्या करते हैं, इसको फेंकते हैं इजरायलीज के ऊपर में, है ना। अब ये रॉकेट तो भाई कोई आर्मी को देखकर तो आएगा नहीं, है ना। तो इस वजह से इसमें जो लोग मरते हैं वो सिविलियंस भी होते हैं, सिविलियंस भी, है ना। ये भी बेचारे इसमें मर जाते हैं। अब इजरायली लोग क्या करेंगे, अपना डिफेंड करेंगे। ये लोग यूज करते हैं आयरन डोम, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। आयरन डोम, कसाम जो है, ये सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये क्या करते हैं, इसको फेंकते हैं और ये काउंटर अटैक करेंगे इस चीज़ का, है ना। और अपने आप को क्या करते हैं, बचाते भी। ये लोग 200-300 रॉकेट एक साथ फेंकते हैं। तो अब एक हाथ जो है वो कोई शहर वहर में गिर जाता है और 2 या 3 लोग मर जाते हैं, मुश्किल से पर मरते हैं। और इस अभी जो हुई थी लड़ाई 2 हफ्ते पहले, इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी एक इंडियन नर्स थी बेचारी, वो भी क्या हो गई थी, मर गई थी। तो इसमें 2-3 मरते, लेकिन जब इजराइल वाले डाले तो ये उनका तो शहर ही पूरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो रेशियो देखोगे ना तो बहुत अलग है। लेकिन अब इजरायली वाले नहीं रुकेंगे, वो कहते हैं कि अब पूरी तरह से हमें गाजा स्ट्रिप से हमस को क्या करना है, पूरी तरह से अब हटा देना है। तो उसके पीछे वो लोग क्या स्ट्रैटेजी करते हैं, कैसे वो करते हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स इनकी चल रही है इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको इसकी हिस्ट्री समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट रहे तो मुझे कमेंट कीजिए, और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।